दोस्तों, एक लड़की प्राइमरी स्कूल की सरकारी टीचर होती है और उनकी शादी भी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय के बाद जो लड़का था वो पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर देता है। तो अब उनकी खुशियों में और चांद चांद लग जाते हैं। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और फिर ज्वाइनिंग कर लेता है। अब उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं पैसा बहुत कमा रहा हूँ, तो मेरी पत्नी को जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को उसकी सरकारी नौकरी से रिजाइन करने को कहता है। अब नौकरी छोड़ने के बाद वो लड़की घर में रहने लगती है। तभी उन दोनों के बीच में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है, जिससे उनकी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ जाता है। दोस्तों, लड़के का धन दौलत, बंगला, गाड़ी सभी कुछ बर्बाद होकर रह जाता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की एक लड़की जिसका नाम मधु होता है। घर में उसके माँ बाप के अलावा एक छोटा भाई होता है। मधु के पिता भी एक प्राइमरी स्कूल के सरकारी टीचर थे और वो अपनी बेटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ाते लिखवाते हैं। वो भी बीए करती है, बीएड करती है और इसके बाद मधु का भी सिलेक्शन प्राइमरी स्कूल में सरकारी अध्यापक की पोस्ट पर हो जाता है। जब उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो इसके पिताजी उसकी शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढते हैं। तो कानपुर जिले में ही एक लड़का जिसका नाम मोहन होता है। मोहन भी एक सरकारी टीचर होता है। दोनों के परिवार वालों को रिश्ता पसंद आ जाता है और धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। मधु के पिता शादी में काफी दान दहेज भी देते हैं ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में अच्छे से रहे और दोनों पति पत्नी अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मोहन, जो कि पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो वो लोअर पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई कर देता है और पीसीएस अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के बाद घर में खुशियों का माहौल था। सभी लोग बहुत खुश थे। अब वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो वापस आता है। मुरादाबाद में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब दोस्तों, पोस्टिंग होने के बाद उसे सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी सुविधाएं उसे दी जाती हैं और 1-2 महीने में उसे अच्छे से पता चल जाता है कि इस नौकरी में बेशुमार पैसा ही पैसा है। तो वो अपनी पत्नी मधु से कहता है कि तुम एक काम करो, अपनी ये नौकरी से रिजाइन कर दो। मधु कहती है, लेकिन क्यों रिजाइन कर दूं? वो कहता है, पैसा मैं खुद कमा कर लाऊंगा, तुम मेरा घर संभालो। मैं नौकरी से आया करूंगा तो तुम मुझे घर मिला करोगी, मेरी खूब सेवा किया करोगी। तो मधु कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं नौकरी करते हुए भी तो ये सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तो इसमें नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। और वैसे भी नौकरी पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैंने खूब पढ़ लिख कर मेहनत कर इसे हासिल किया है। मैं हरगिज अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मोहन कहता है, नहीं, तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। मधु मना करती है, जिस कारण दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है। कई दिनों तक दोनों आपस में बातचीत नहीं करते, नाराजगी रहती है और नौकरी को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब मोहन के यार दोस्त, घर परिवार के कई लोग समझाते भी हैं कि ये गलत बात है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता है और आखिरकार मधु को ही अपना रिश्ता बचाने के लिए झुकना पड़ता है और वो अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देती है और फिर घर में ही रहने लगती है। अब दोस्तों, शादी को ऐसे ही 2-3 साल बीत जाते हैं। दोनों पति पत्नी खुशहाल रह रहे थे। इस बीच उन्हें एक बेटी भी नसीब होती है। मधु का भी अपनी बेटी के साथ अच्छे से टाइम गुजर जाया करता था और मोहन भी अपनी नौकरी को कर रहा था। अब दोस्तों, ये लखनऊ में एक नया घर खरीदते हैं और कानपुर छोड़कर लखनऊ में ही सेटल हो जाते हैं। अब जब ये लखनऊ शिफ्ट हो जाते हैं तो आए दिन ये बाहर घूमने जाने लगते हैं। कभी मॉल में जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कभी पार्क में घूमने चले जाते थे। इसी बीच एक मॉल में मोहन को एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है, उससे मुलाकात होती है, जो उस मॉल की मैनेजर होती है। दोस्तों, उसके साथ मोहन की दोस्ती हो जाती है। आए दिन वो मोहन को कॉल करके मॉल में बुला लेती थी कि सर, नया कलेक्शन आया हुआ है, आप जब भी ड्यूटी से घर आएंगे तो एक बार हमारे मॉल में विजिट जरूर करना। कुछ इस तरह से इनके बीच नजदीकियां काफी हद तक बढ़ जाती हैं और इनकी ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन जब पता चलता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब मोहन मीनाक्षी के अफेयर के बारे में मधु को पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उससे मीनाक्षी के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। शुरुआत में तो मोहन टाल मटोल करता है, लेकिन फिर बोल देता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, जो सच है तो है। अब तुम बताओ,
बताओ क्या करोगी। अब दोस्तों जिस मधु ने अपने पति से रिश्ता अच्छे से निभाने के लिए उस पर भरोसा करते हुए अपनी सरकारी नौकरी तक को छोड़ दिया था और अपने फ्यूचर को दांव पर लगाया था, वो अपने पति का ये रूप और रवैया देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोस्तों वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे जितना समझाती वो उतना ही घर में कलेश खड़ा करता था, जिस वजह से इन दोनों के बीच फिर से आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब मधु के विरोध करने पर मोहन उसे एक दो बार मारपीट भी देता है। मधु बहुत ज्यादा मजबूर होकर रह जाती है। अब वो जाए तो जाए कहाँ। कई लोगों से उसने मोहन की शिकायत भी की, लेकिन मोहन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने भी मोहन को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, तुम्हारे कहने पर इसने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और आज तुम इसे धोखा देकर किसी और का हाथ थामे बैठे हो, इसके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो। लेकिन दोस्तों मोहन किसी की बात नहीं मानता है, क्योंकि उसके सिर पर तो इसका भूत सवार होता है जो उसके दिल दिमाग में चढ़ चुका था, जिस वजह से वो मधु को कुछ नहीं समझता है और आए दिन उसके साथ मारपीट कर देता था। दोस्तों एक दिन लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि मोहन मधु को बहुत ज्यादा पीट देता है, जिस कारण रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर मधु लखनऊ से अपने मायके कानपुर में पहुंच जाती है और सारी बात अपनी मम्मी पापा से बताती है। हालांकि इस सबको पहले से ही कहानी का पता होता है। मधु कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वो कर रहे हैं। दोस्तों अब मधु के मम्मी पापा क्या करते, उन्होंने एक वकील के जरिए घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। मामूली सा केस दर्ज हुआ, उसके बाद वह इंतजार करते रहे कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कोर्ट का मामला था। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहन अपनी जिंदगी में मस्त था और इधर जो मधु होती है वह घर पर परेशान रहती। मधु अपनी बेटी के साथ इस इंतजार में बैठी रहती कि किसी दिन तो वो आएंगे और मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों मोहन कभी आया ही नहीं, अपनी बेटी की भी कोई खैर खबर नहीं ली। मधु घर पे बैठे बैठे परेशान हो जाती है। सरकारी नौकरी तो पहले ही छोड़ चुकी थी, तो सोचने लगी चलो कहीं प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। पास के गांव में एक अच्छा प्राइवेट स्कूल होता है, उसमें वो पढ़ाने लगती है। महीने के 10,000 रुपए मिल जाया करते थे, जिससे अपनी बेटी का पालन पोषण स्वयं से करने लगती है। इधर मोहन अपनी ड्यूटी कर रहा था और मीनाक्षी के इश्क में मदहोश था। अब दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं और दिसंबर का महीना था। मोहन अपने किसी दोस्त की शादी में बारात में गया हुआ था। शादी को अटेंड करके उसे वापस अपने घर लखनऊ आना था, लेकिन दोस्तों सर्दियों के दिन थे, मौसम इतना खराब हो जाता है कि बिल्कुल कोहरा छा जाता है। चारों तरफ जरा दूर कुछ देखना मुश्किल होता है। जब वो खाना वगैरह खा लेता है, वो अपने ड्राइवर से कहता है कि चलो अब हमको लौटना है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि साहब इतना कोहरा छाया हुआ है कि 10 कदम दूर देखने में भी मुश्किल हो रही है, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, हमारे यहाँ से अभी लौटना बहुत मुश्किल है। तो मोहन कहता है अब क्या करें, तो ड्राइवर कहता है साहब क्या बताएं, जब यहाँ पर इतना कोहरा है तो सोचो सड़क पर क्या हाल होगा। फिलहाल मोहन वहाँ पर फंस कर रह जाता है। फिर कहता है कि कोई बात नहीं, अब सुबह चलेंगे। अब जब ये बात लड़की के घर वालों को पता चलता है कि दूल्हे का दोस्त एक पीसीएस अधिकारी है और वो इतने बड़े अधिकारी हैं, तो वो लोग उसे बहुत ही इज्जत देते हैं और उसके लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाते हैं। कहते हैं कि साहब आप यहाँ आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कहता है कि मैं जब रुक ही गया हूँ तो अब सोऊंगा नहीं, मैं पूरी रात बैठकर रात गुजारूंगा और अपने दोस्त की शादी को देखूंगा। फिर उसके बाद वहाँ उसको बिठाया जाता है जहाँ पर शादी हो रही थी। मंडप में हीटर वगैरह लगा के बाकायदा उसको सोफे पर बिठा दिया जाता है। दोस्तों वहाँ पर बैठकर वह शादी की रस्में देखने लगता है। अब शादी की रस्म जैसे जैसे चलती है तो मोहन बड़े ही गौर से देख रहा था और उसे अपनी और मधु की शादी की याद आने लगती है। दोस्तों उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू आने लगते हैं, लेकिन सबसे छुप छुपा कर वह आंसुओं को पोंछ लिया करता है। अब दोस्तों शादी में जब फेरे हुए, दुल्हन की मांग में दूल्हे ने सिंदूर भरा और विवाह संपन्न हुआ, तो उसके बाद पंडित जी दूल्हा दुल्हन को बैठाकर उन दोनों को कस्में दिलाने लगे कि किसी भी परिस्थितियों में आप एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, सुख दुख में एक दूसरे का मरते दम तक निभाएंगे, ताउम्र एक दूसरे से प्यार करोगे, यह जन्मों जन्म का रिश्ता है, इसे पूरी ईमानदारी से निभाओगे। दोस्तों मोहन का दोस्त कहता है पंडित जी मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों जब मोहन यह सब देखता है तो उसे मधु की इतनी ज्यादा याद आने लगती
उठती है और फिर उसे बहुत ज्यादा अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, ये सोचकर कि जो उसने मधु के साथ किया था वह कितना गलत था। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो सारे लोग घबरा जाते हैं कि साहब को क्या हुआ। कहते हैं साहब क्या हुआ। वो कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही मैं शादी को देखकर इमोशनल हो गया था। तभी कुछ लोग कहते हैं जो उन्हें अच्छे से जानते थे कि इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती है, शायद इसलिए इमोशनल हो गए। लेकिन दोस्तों, मोहन को दिल की गहराइयों से इतना असर हो गया था कि वहां से वह सोचने लगता है मधु के बारे में कि मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरी एक बेटी है जो अब 6 साल की हो गई होगी, वो कैसी होगी। दोस्तों, मोहन सुबह ड्राइवर के साथ अपनी ड्यूटी जाता है, दिन भर ऑफिस में रहता है और अगले दिन वह ससुराल जाने का फैसला करता है और ड्राइवर से कहता है मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मोहन खुद ही गाड़ी चलाकर कानपुर अपने ससुराल की तरफ चल देता है। दोस्तों, मोहन जो है गाड़ी चलाते हुए अपने ससुराल गाँव के पास पहुँच जाता है। शाम का समय हो रहा था। मधु भी अपने स्कूल में पढ़ाकर अपनी 6 साल की बेटी की उंगली पकड़कर स्कूल से घर रास्ते में पैदल ही आ रही थी, क्योंकि उनका स्कूल घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका घर और उसका स्कूल के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर होती है, तो अपनी बेटी के साथ पैदल ही आ रही थी और मोहन इधर से कार से जाता है। जब उसको देखता है तो मधु को दूर से ही पहचान जाता है और गाड़ी रास्ते में रोककर एक साइड में लगा देता है। दरवाजा खोलकर उतर जाता है। मधु जब उसके पास आती है तो उसको देखकर रुक जाती है। जो उसकी बेटी होती है वह भी उसको पहचान जाती है, क्योंकि फोटो वगैरह में मधु ने दिखा रखा था कि बेटी यही तुम्हारे पापा हैं। दोस्तों, उसको देखते ही कहती है मम्मा पापा आ गए। जैसे ही मोहन ये बात सुनता है वो फूट फूट कर रोने लगता है। मधु घबरा जाती है, क्या हुआ। वो उसके और करीब आ जाती है और कहती है कि आपको क्या हुआ। फिर वो और ज्यादा रोने लगता है। जैसे ही मधु उसके कंधे पर हाथ रखती है, कुछ देर के बाद वो थोड़ा सा शांत होता है। मधु पूछती है क्या हुआ, तो मोहन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। अब दोस्तों, वह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो मधु को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहती है क्यों नहीं रह सकते हो, आपके पास क्या कमी है, सब कुछ तो है आपके पास। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, उसका हाथ पकड़ लेता है। अब 2-4 लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, आप चलो मेरे घर पे चलो। दोस्तों, फिर वो दोनों लोग घर चले जाते हैं। वहाँ ससुराल में जब मधु के माता पिता देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं कि आज ये दामाद जी यहाँ पर कैसे आ गए। 3-4 साल बीत गए, इससे पहले तो कभी नहीं आए। फिलहाल उसे बिठाते हैं। दोस्तों, मोहन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ। फिर वो सबको बताता है कि आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, मैं मधु को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो मधु कहती है मैं ऐसे नहीं चलूंगी, मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर नहीं रह सकती। तो मोहन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो अब ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कब का उसको छोड़ दिया और अब मुझे माफ कर दो और इससे ज्यादा मुझे शर्मिंदा मत करो। दोस्तों, उसके बाद सारे लोग समझाते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मधु तुम इसे माफ कर दो और इसके साथ तुम चली जाओ। दोस्तों, इसके बाद मधु, उनकी बेटी और मोहन ये तीनों जाते हैं अपने घर लखनऊ में और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब ये दोनों पति पत्नी फिर से एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या मधु को दोबारा से अपने पति को अपनाना चाहिए था? क्या उसका ये फैसला सही था या अपनी बेटी के साथ ही सारी जिंदगी को गुजार देना था? आपकी राय कमेंट करके अवश्य बताइए। और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो ना, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।